एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर आज हम सीख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। जैसे नंबर 1 पहला पढ़ेंगे हम समस्थानिक। क्या पढ़ेंगे बोलो? आइसोटॉप। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। समभारिक। क्या बोलते हैं? आइसोबार। ठीक है। सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटॉनिक। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। ये चार हमें स्टडी करना है। अब इनमें क्या है कि जैसे समझता नहीं तो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप। तो बहुत सी बार आइसोटॉप भी लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है। तो पहला जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कौन सा है बोलो? आइसोटॉप। ठीक है। आइसोटॉप बोलो, या इसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? समस्थानिक। क्या मतलब होता है? जिनका जेड, जेड मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ठीक है। एटॉमिक नंबर बोलो अर्थात परमाणु क्रमांक। ओके। समान हो। बोलो क्या हो? बोलो, मैंने कहा समान हो। ठीक है। परंतु ए मतलब क्या होता है? मास नंबर। द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो। ठीक है। बोलो द्रव्यमान संख्या। मैंने कहा मास नंबर। ठीक है। द्रव्यमान संख्या। ओके। बोलो अलग अलग भिन्न भिन्न हो। ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा H11, H12, H13, पहले ही बता चुका हूं। जो यहाँ बेस में लिखते हैं वो जेड होता है और जो ऊपर लिखते हैं वो ए होता है। तो तीनों का जेड इक्वल है बट ए अलग है। तो ये आइसोटॉप हाइड्रोजन के हो गए। बोलो 612, 613, 614, ये किसके हो गए? कार्बन के हो गए। बोलो 714, 715, बोलो 716, ये किसके हो गए? नाइट्रोजन के हो गए। और लिखना चाहूं तो 816, बोलो 817, 8, बोलो 18, ये किसके हो गए? ऑक्सीजन के हो गए। पहला समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, नोट करोगे। ओके।
आज वो कहाँ गए, वो सुबह तो आए थे ना, तृष्णा। हाँ? अरे ठीक है, बात समझ में आई बोलो। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे बचपन से हमने पढ़ा है बेसिक, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं पहले चार पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहला मैंने बताया आइसोटॉप। आइसोटॉप समझ में आया बोलो आपको, क्लियर? जिसका जेड क्या होना चाहिए इक्वल, बट ए क्या होना चाहिए डिफरेंट। ये सारे एग्जाम्पल बताया। अब मैंने कहा दूसरा है बोलो, मैंने कहा समभारिक। ठीक है, समभारिक मतलब आइसो बार किसको बोलते हैं? वह जिनका उल्टा जेड क्या होता है अलग, बट परंतु बोलो ए क्या होता है समान। इतना सा लिखा, समझ के बोलो। जिनका जेड क्या होता है डिफरेंट, बट ए क्या होता है सेम। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये 6, और मैंने लिखा यहाँ पर ये 14, और मैंने लिखा ये 7 और ये 14, मैंने लिखा ये 7 ये 16, और मैंने लिखा ये 8 और 16। तो बताओ ये किसके एग्जाम्पल हुए? आपको मैंने कहा एग्जाम्पल तो याद नहीं रखना, अपने को पहचान पता होनी चाहिए। मैंने देखा कि यार जेड अलग है और ए सेम है, तो ये तो आइसोबार के हो गए बोलो। क्लियर? और जिनका जेड सेम था और ए डिफरेंट था वो क्या हो गया? आइसोटॉप हो गए। क्लियर? ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा तीसरा क्या है बोलो, यहाँ पर आइसो न्यूट्रॉनिक। ठीक है, बोलो आइसो न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, बोलो या इसी को क्या बोलते हैं आइसोटोनिक। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। क्योंकि आइसो न्यूट्रॉनिक से तो क्या है बोलो, नाम से पता चल जाता है, इससे नहीं पता चलता। क्लियर? तो आइसोटोनिक किसको बोलते हैं? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। क्लियर? बोलो जिनमें जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बोलो क्या हो इक्वल इक्वल हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 6 और 13। ठीक है, बोलो 7 और 14। बात समझ में आए? मुझे कोई पूछे कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो मैंने कहा यार जेड अलग आइसोटॉप तो हो ही नहीं सकता, ए अलग आइसोबार तो हो ही नहीं सकता। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है? ए माइनस जेड, कल सिखाया मैंने। तो मैंने कहा 13 माइनस 6 करूंगा तो 7, और इधर भी ए माइनस जेड 14 माइनस 7 करूंगा भी तो 7। बात समझ में आए बोलो? ओके, एग्जाम्पल 50 बन सकते हैं, बस मीनिंग आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, और ये लिखा मैंने, बताओ ये किसका एग्जाम्पल? आइसोटॉप है नहीं, आइसोबार है नहीं। बोलो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या मुझे पता चल रहा 8, और इसमें भी कितनी है 8, तो ये किसका हो गया? आइसो न्यूट्रॉनिक। क्लियर? ओके, फिर वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही है, वो कहना है बोलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, नाम से पता चल रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक, बोलो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, बोलो जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो समान हो। मैंने कहा वे अणु, बोलो परमाणु। क्लियर? आयन। ठीक है, बोलो कंपाउंड, कुछ भी हो। ठीक है, बोलो जिनमें जिनमें टोटल बोलो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो बोलो
इक्वल, मैंने कहा समान हो, वो सब कौन होंगे बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे कोई एक दे, सपोज दैट यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, ये कार्बन, सॉरी ये मैंने लिखा यहाँ पर कार्बन और एक लिखा O+2, ठीक है। बोलो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? तो मैंने कहा यार कार्बन में होते 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते तो 8 है, लेकिन 2 चले गए तो बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, बोलो क्लियर। अच्छा मैंने लिखा यहाँ पर सपोज दैट मैं आपसे कहूँ Cn- और एक मैंने लिखा N2, क्लियर। तो मैंने कहा कार्बन में तो कितने होते 6 इलेक्ट्रॉन, बोलो नाइट्रोजन में कितने होते 7, और एक नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दूंगा, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा ये तो कितने हो गए 14, बोलो एक नाइट्रोजन के पास कितने होते 7, और दो नाइट्रोजन 7 7 14, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब हुआ कि इन डेफिनेशन से पहले मुझे आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर क्यों सिखाने पड़े, क्योंकि उनके बिना इनको हम पढ़ ही नहीं सकते थे। ये जो हमने कल पढ़ा उसका अप्लाइड है, बात समझ में आए, बोलो ओके। तो यहाँ पर मैंने लिखा CH4 और NH3, ठीक है। तो मैंने कहा कार्बन के पास कितने 6, बोलो हाइड्रोजन के पास एक, के पास एक, तो 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 4, तो कितने हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन के पास कितने 7, और एक हाइड्रोजन का एक होता है 3 है, तो कितना हो गया 10। समझ में आई मेरी बात? ओके। तो इसका मतलब वह अणु परमाणु आयन कोई भी हो, अगर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल होंगे। बात समझ में आई बोलो आपको? ओके। तो ये तो मैंने आपको समझाया, फिर मैं आपको अभी क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। आइसोटॉप लिख लिया था, बोलो आइसोटॉप। पहले मैंने कहा यही 4 पढ़ना था अपने को, बोलो जो कल हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखा था, बोलो उसका अप्लाइड कह दो, या जो हमने पढ़ा वो कैसे यूज आएगा वो यहाँ पर 4 डेफिनेशन में बता रहा हूँ, ठीक है। आइसोटॉप बताया, फिर आइसोबार नोट किया था, बोलो कि नहीं किया? ओके ओके।
ठीक है। आई बात समझ में, बोलो। ओके, अब मैं पूछता हूँ आपसे। मैंने कहा निम्न में से कौन सा जोड़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है। ए बी सी डी, चार दिए मैंने आपको। पहला दिया मैंने आपको यहाँ पर एनो क्लियर, और एक दिया मैंने आपको ठीक है O2 प्लस। एक दिया मैंने आपको CO2 और एक दिया N2, क्लियर। एक दिया NO2 और N2, और एक दिया ठीक है आपको N-3 और Al+3, ठीक है। बाकी नीचे हाँ। ओके, क्या? अच्छा, कम से कम आपको 20 का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। 1 2, ये तो एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है। यस किया, बोलो बोलो क्या होगा? सी, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि बाकी सब तो है। बात समझ में आया, बोलो। अगर ये चेक कर लिया तो बाकी सिंपल तो वैसे ही चेक हो जाएंगे। और बोलो एग्जाम में तो बहुत इजी आता है। ये मैंने दिए, समझ में आया, बोलो आपको। इधर देखो, हवा हवा में बोलो, ऑक्सीजन का कितना है, नाइट्रोजन का कितना, 7, ओके, और ऑक्सीजन का कितना है, 8। कितने हो गए बोलो, 15 इलेक्ट्रॉन। और O2 प्लस, एक ऑक्सीजन का कितना, 8, तो 2 का 8 इंटू 2 16, लेकिन एक तो प्लस है तो चला गया, तो कितने बने, 15 इलेक्ट्रॉन। और समझे समझे बोलो, तो ये तो सेम आ गया। बोलो CO2, कार्बन कितना, 6, और एक ऑक्सीजन का 8, तो 2 का 16, कितना हुआ बोलो, 22 इलेक्ट्रॉन। और मैंने कहा N2O, एक नाइट्रोजन का कितना, 7, तो 2 का 14, और 8 कितने हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन। ये भी सेम है, बोलो क्लियर। बोलो ये भी 7 और 3 कितने हो गए, 10,
और मैंने कहा इसमें से 13 में से 3 चले गए 10, और जो कल सिखाया वही तो यूज आ रहा है ना, और इसमें तो आपको सेम मिलेंगे ही नहीं, बोलो बात समझ ना। ठीक है, पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया बोलो। ऐसा कोई भी दे और आपको पूछे आइसो इलेक्ट्रोनिक कौन होंगे, कैसे पहचानोगे, समझ में आया, चेक करना आना चाहिए। ठीक है, आया समझ, बोलो। एक और पूछो, वो नोट कर लेना जिसको नहीं पता हो। ठीक है, क्या लिखा मैंने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हेलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, समझ गए बोलो। ओके, कम से कम 20 तक तो याद होने ही चाहिए। मुझे तो एक तो 20 तक पता है, लेकिन आपको तो कम से कम 20 तक तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, बीस क्या 30 तक पता होना चाहिए आपको। ठीक है, 10 और लिख देता हूँ, बोलो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, 27, 28, 29, 30, इनकी भी कभी तो कभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चार ही तो ब्लॉक होते हैं। ठीक है, नहीं आपके जनरल साइंस में तो इतना पता है तो काम हो जाएगा। क्लियर, ओके। जैसे अभी जरूरत पड़ गई एल्यूमिनियम, या तो किसी से पूछ लिया कितना, तेरा बता दिया, वहां पड़ोसी कौन बताने आएगा, और तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। वहाँ एग्जाम में तो दुश्मन होते हैं अपने आसपास वाले, बात समझो ना। ठीक है, पूछो, मैं बोलो। निम्न में से कौन सा आइसोटोप का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल पूछा मैंने, आइसोटोप का। ठीक है, अरे तो मैं तो चार ऑप्शन तो बनाऊंगा ना, समझे नहीं, बोलो। ठीक है, नहीं समझे, ओके। चलो, मैं मेरे तो चार ऑप्शन बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक है, ए बी सी डी समझ में आया, बोलो। ए किसका एग्जाम्पल अगर मैं पूछता तो, आइसोबार का। बी किसका है, आइसोटॉप का। सी किसका है, आइसोन्यूट्रॉनिक का। और बोलो बट मैंने आइसो टॉप पूछा तो वही करेंगे। आप समझ गए मैं क्या सिखाना चाह रहा था, बोलो। और देख के पता चलता है ना, तो आइसोटॉप, आइसो क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया, बोलो। अगर इसमें यहाँ में आइसो बार करता था अलग आंसर होता, यहाँ में आइसो न्यूट्रॉनिक करता था अलग आंसर होता। ठीक है, मेरी बात समझ में आए। तो जो कल पढ़ा था अपन ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, और जो अभी अपन ने सिखाया उनका मैचिंग समझ में आया, कि बोलो उसी का अप्लाइड ही है, कि हमें इलेक्ट्रॉन के नंबर, हमें कहीं प्रोटॉन के नंबर, हमें बोलो न्यूट्रॉन के नंबर निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया, बोलो आपको। ओके, आगे बढ़े, हटा दूं मैं, बोले। हमारा टॉपिक क्या था, एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, मैंने कहा यहाँ पर
थ्योरी ऑफ एटम, ठीक है, एटम के सिद्धांत, ठीक है, एटम के सिद्धांत। बोलो अब क्या थे? परमाणु के सिद्धांत, परमाणु के सिद्धांत। जब लोग कुछ नहीं जानते थे, बस इतना जानते थे कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो बोलो सबसे पहले थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया। किसने दिया? बोलो थॉमसन ने। फिर फेल हो गया, फिर रेदरफोर्ड ने दिया, फिर बोर ने दिया, और बोर अच्छे से समझा पाया। क्लियर? तो जब हम थ्योरी ऑफ एटम पढ़ते हैं, हम तीन की बात करते हैं। एक थॉमसन, ठीक है, बोलो का मॉडल या थॉमसन का सिद्धांत। एक करते हैं बोलो किसकी? रेदरफोर्ड। क्लियर? रेदरफोर्ड का सिद्धांत या मॉडल, ठीक है। और एक बात करते हैं बोलो बोर मॉडल या बोर का सिद्धांत, ठीक है। बोर का मॉडल बोलो, सिद्धांत बोलो, एक ही बात है, ठीक है, या सिद्धांत। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। बोलो ये दो भी पहले दिए गए थे, ठीक है। तो थॉमसन, थॉमसन का सिद्धांत क्या? थॉमसन क्या कहता है? इधर ध्यान देना, सब साइंटिस्ट थे, और थोड़ा जानते ही साइंटिस्ट आधे पागल तो होते ही है। बात समझ में? साइंटिस्ट आधे पागल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हर समय उनके दिमाग में जो वो रिसर्च करने वाले वो चलता रहता है। तो थॉमसन क्या है? जे थॉमसन, बोलो आपसे मैं करूं, इलेक्ट्रॉन की तो खोज हो चुकी थी, बोलो प्रोटॉन की भी हो चुकी थी, न्यूट्रॉन की उस समय हुई नहीं थी। तो जे थॉमसन, मतलब ये थॉमसन था, वो एक दिन तरबूज खा रहा था। क्या खा रहा था? वाटरमेलन। क्लियर? मैंने क्या कहा? हर समय उनके दिमाग में क्या चलता है? साइंटिस्ट वाला। तरबूज खा रहा था, तरबूज खाते खाते दिमाग में आइडिया आया, अरे यार ऐसे ही तो होता है कि जिस तरह से तरबूज के अंदर बोलो ऊपर से कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर लाल लाल घेरी होती है और अंदर अंदर ये बीज होते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब एटम में भी ऐसे ही होता होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन। बात समझ में आई? बोलो ऐसा सोचा। क्लियर? फिर एक दिन वो रसगुल्ले खा रहा था। क्या खा रहा था? रसगुल्ले खा रहा था। रसगुल्ले खाते खाते उसने कहा अच्छा, फिर तो एटम में ऐसे ही होता होगा, पूरी चाशनी, चाशनी के अंदर छोटे छोटे रसगुल्ले। तो बोलो आपसे मैं कहूँ, ये पूरा बोलो है जिसके अंदर ये कौन है? बोलो इलेक्ट्रॉन, और चाशनी कौन है? प्रोटॉन। बात समझ में आए? बोलो ओके। लोग खुश हो गए। अच्छा, किसी ने तो पोजीशन बताई कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का है। बात समझ में आए? फिर आया बोलो रेदरफोर्ड, उसने कहा इन लोगों को पागल बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये कल्पना में बात कर रहा है, साइंस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, अगर आप एक्सपेरिमेंट कुछ करके बताओ तो हम मानेंगे। तो रेदरफोर्ड ने बोलो इसको फेल किया और खुद ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया। जो कैसे किया मैं बताऊंगा। तो थॉमसन आज भी हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसने जो बात बताई है वो माना कि उस समय सही नहीं थी, कल्पना पे बेस्ड थी, लेकिन कुछ तो बताया। बात समझ में आए? तो इसलिए फेमस है बोलो प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर? बोलो इसके मॉडल को क्या कहा? बोलो प्लम पुडिंग मॉडल। तो आज भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया है, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया है? थॉमसन ने। और इसने बोलो एटम की तुलना किससे की? वाटरमेलन से की। क्लियर? तरबूज से की। क्लियर? और किससे की? बोलो चाशनी में रसगुल्ले। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब बोलो इसने कहा एक एटम में बोलो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की व्यवस्था, ठीक है, अरेंजमेंट ठीक वैसा ही होता है जैसे जैसे वाटरमेलन, तरबूज, बोलो तरबूज में बोलो मैंने कहा बोलो लाल, मैंने कहा घेरी में बीज। बात समझ में आया? बोलो और समझे समझे बोलो लाल घेरी में बीज, ओके, या चाशनी में रसगुल्ले। क्लियर? तो इसको क्या नाम दिया गया? प्लम पुडिंग मॉडल। तो एक ही काम की चीज है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? बोलो थॉमसन ने दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद आया कौन? बोलो रेदरफोर्ड। ठीक है, रेदरफोर्ड का मॉडल मैंने पहले ही कहा। रेदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके बात की, तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रेदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कौन सा था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, रेदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन, बोलो प्रकीर्णन, ठीक है,
बोलो प्रकीर्णन प्रयोग। ओके, क्या लिख रहा हूं, बोलो अल्फा, बोलो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके अपना अपना मॉडल दिया। ठीक है, क्या किया इसने, तो चलो प्रयोग देखते हैं। इसने क्या किया, बोलो सबसे पहले एक बॉक्स, ये बॉक्स, ठीक है, इसमें लिया एक रेडियो एक्टिव, बोलो आपसे मेरे को एलिमेंट रेडियम लिया। क्या लिया, रेडियम। रेडियम क्या होता है, बोलो रेडियो, मैंने कहा एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, बोलो रेडियो एक्टिव एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनके नाभिक से, बोलो आपसे मैं कहूँ अल्फा बीटा गामा ऐसे पार्टिकल निकलते हैं, यानी उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, ऐसा ही होता है। और जो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उनका न्यूक्लियस स्टेबल होता है। क्लियर, तो इन्होंने क्या लिया, रेडियम। फिर एक स्लिट ली, क्या ली, बोलो ये स्लिट। क्लियर, और आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर लिया एक स्क्रीन, क्या लिया, बोलो बोलो ये गोल्ड फॉयल ली। ठीक है, ये गोल्ड फॉयल मतलब सोने की पन्नी ली। क्लियर, सोने की पन्नी एकदम पतली पतली सी, ठीक है, जिसकी मोटाई बोलो इन्होंने ली थी 100, बोलो मैं आपसे कह रहा हूं 100 नैनोमीटर। क्लियर, और यहां पर लिया एक स्क्रीन, पर्दा लिया। क्या लिया, बोलो पर्दा मतलब स्क्रीन ली। ठीक है, और उस स्क्रीन पर करी जेडन जिंक सल्फाइड की पॉलिश। किसकी पॉलिश करी, बोलो जिंक सल्फाइड की पॉलिश करी। चलो अपन भी कर देते हैं। ठीक है, ओके, जिंक सल्फाइड की पॉलिश क्यों की, क्योंकि जिंक सल्फाइड बोलो का नेचर होता है कि अगर उस पर कोई चीज गिरेगी तो वो चमकेगी। बात समझ में आए, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने क्या देखा कि इस रेडियम से निकलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या निकलते हैं, बोलो बहुत सारे अल्फा कण। क्या निकलते हैं, अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब होता है बोलो 2 4+2 हीलियम नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, अब अल्फा कण निकलते हैं, तो ये क्या देखता है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्टेड हुए सीधे गुजर जाते हैं। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे गुजरे, बोलो सीधे। इसको कैसे पता चला, जहां स्क्रीन पे ज्यादातर बोलो इस तरह से बिना एंगल के बोलो लाइट रिफ्लेक्ट हुई। क्लियर, फिर इसने देखा कि बोलो आपसे ये अल्फा कण आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या लगाई, स्लिट। स्लिट इसलिए अल्फा कण कहीं घूमने चले जाए तो बोलो मुझे तो यहाँ पर डालना है उसको, तो मुझे स्क्रीन पर बोलो देखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, ये स्लिट क्यों लगाई, स्लिट मतलब समझ गए कि मैं जो मेरे रेडियम के न्यूक्लियस से जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे वो डायरेक्ट मेरे गोल्ड फॉइल पे जाने चाहिए। गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड एक एटम है, बोलो उसमें जाना चाहिए, और जिससे मैं स्क्रीन पे मैं उसका एक्सपेरिमेंट देख सकूं। क्लियर, तो उसने क्या देखा, अधिकांश अल्फा कण कहाँ निकल गए, सीधे निकल गए। ओके, बोलो कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पे डिफ्लेक्टेड हुए, और कम जो है वो 90 पे डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत कम 180 पे डिफ्लेक्ट हुए। क्लियर, ऐसा उसको यहाँ पर देखने को मिला। फिर उसने कहा यार बोलो, इसने अपने रिजल्ट दिए जो इसका मॉडल है। क्लियर, इस रिजल्ट बोलो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, बोलो रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट ऑफ बोलो रेदरफोर्ड। क्लियर, बोलो रेदरफोर्ड के रिजल्ट। पहला रिजल्ट क्या है, इसने कहा कि यार अधिकांश पार्टिकल बिना डिफ्लेक्टेड सीधे गए, इसका मतलब किसी भी एटम का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी यानी खाली होता है। क्लियर, पहला रिजल्ट क्या निकाला, किसी भी एटम के अंदर मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, खाली होता है। ओके, इसीलिए क्या होता है, अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्टेड हुए सीधे गुजर गए। क्लियर, मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, खाली होता है। फिर इसने कहा जो आ रहा वो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, और उसने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल थोड़े सेंटर से गुजरते हैं तो डिफ्लेक्टेड होते हैं। इसका मतलब उसने कहा पक्का यहाँ सेंटर के अंदर कुछ तो पॉजिटिव वाली चीज है ही है। बोलो बात समझ में, कुछ तो पॉजिटिव वाली है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में ही डिफ्लेक्शन होता है। क्लियर, तो जब दूर जा रहे थे तब तो नहीं हो रहा था, लेकिन पास आ रहे थे। क्लियर, और जितना पास आ रहे उतना ज्यादा हो रहा है। ओके, जितना पास आ रहे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन बोलो रिपल्सन हो रहा है। क्लियर, तो फिर उसने कहा कि एक एटम के अंदर सेंटर में है न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन स्थित होता है। क्लियर, तो पहली बार बोलो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, किसने बताया, रेदरफोर्ड ने बताया। क्लियर, तो आपसे मैं कह रहा हूं पहला रिजल्ट क्या है, बोलो कि एटम, ठीक है, एटम का अधिकांश भाग, ठीक है, अधिकांश भाग क्या होता है, खाली एम्प्टी होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या बताया, एटम के सेंटर में बोलो पॉजिटिव, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, चार्ज वाला, ठीक है, वाला पार्टिकल, बोलो पार्टिकल, बोलो वो कौन, बोलो प्रोटॉन
स्थित होता है, ठीक है, होता है। बात समझ में आए बोलो। फिर मैं क्या बताऊं, नाभिक, ठीक है, बोलो एटम में नाभिक, एटम, एटम में न्यूक्लियस, क्लियर, नाभिक मतलब केंद्रक, ओके, की खोज बोलो किसने की है, रेदरफोर्ड ने, ठीक है, ने की। बात समझ में, ध्यान से समझना, आगे नोट करके बता रहा हूं कि एक सेल में न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। उसकी खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन, वो बिल्कुल अलग चीज है। और एटम में न्यूक्लियस अलग चीज है, ध्यान से समझना मेरी बात को। बोलो साइंस के अंदर सेल में न्यूक्लियस की खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने की है, क्लियर, ओके। और सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, बात समझ में आए, ओके। तो ये तो बायोलॉजी का साइंटिस्ट था, बात समझ लो ना। और मैं आपसे कह रहा हूं एटम में न्यूक्लियस, क्लियर, न्यूक्लियस की खोज अगर पूछे तो किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। दोनों बिल्कुल अलग चीज है, बात समझ में आए। पहले बताओ ये मैंने क्यों बताया, समझ में आए बोलो, क्लियर, अच्छा। फिर इन्होंने क्या देखा और कि बोलो जो विक्षेपण कोण है, ठीक है, विक्षेपण बोलो यहाँ पर क्या देखा, विक्षेपित विक्षेपित बोलो अल्फा कणों की संख्या जो है बोलो वो क्या होती है, विक्षेपण कोण की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ेगा उतने विक्षेपित कणों की संख्या घटेगी, बात समझ में है। तो क्या देखा, इसीलिए आपने देखा कि बोलो यहाँ पर पहले मैंने बोलो ज्यादा फिर कम और कम कर दिया, बात समझ में आए बोलो, ओके। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। रदरफोर्ड से पूछा आपने प्रोटॉन की पोजीशन तो बता दी, बोलो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जिस तरह से सूर्य के चारों ओर प्लेनेट, बोलो सूर्य के चारों ओर प्लेनेट ग्रह चक्कर लगाते, ठीक वैसे ही एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड ने जब बताया तो किसका एग्जाम्पल यूज किया, ग्रह का यूज किया। इसीलिए रदरफोर्ड के मॉडल को प्लेनेट मॉडल, ग्रही मॉडल भी कहते हैं, बात समझ में आए बोलो, ओके। तो इस समय रदरफोर्ड के दिमाग में न्यूट्रॉन जैसा कुछ आया ही नहीं, क्योंकि उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। और इसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में न्यूट्रॉन का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इसलिए बोलो अल्फा पार्टिकल के डिफ्लेक्शन में उसका कोई रोल ही नहीं होगा, ना उसके दिमाग में ऐसी बात आई। वो तो बाद में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोजा था, बात समझ में। तो ये जो मैंने आपको बताया, बात समझ में आए बोलो, ओके। तो इसी में एक फिफ्थ रिजल्ट क्या बता सकता हूं कि बोलो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाभिक के चारों ओर चक्कर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बोलो सूर्य, ठीक है, के चारों ओर ग्रह, ठीक है, प्लेनेट, आपसे मैं करूं प्लेनेट, बोलो चक्कर चक्कर, ठीक है, बोलो लगाते हैं, ठीक है। इसलिए इस तुलना के लिए, इसलिए बोलो रेदरफोर्ड क्लियर के मॉडल को बोलो क्या कहते हैं, प्लेनेट मॉडल, ठीक है, प्लेनेट मॉडल, या मैंने कहा ग्रही बोलो मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, बोलो भी कहते हैं, ठीक है, बात समझ में। अब इसने सब अच्छा बताया, क्लियर। लेकिन लोगों ने पूछा एक बात बताओ, बोलो यहाँ पर ये नोट करके बता रहा हूँ, बोलो ये बात बताओ, आप कह रहे हो कि ये बोलो एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो बोलो ये जो है वो तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर तो इसको ऐसे चक्कर लगाते इसके अंदर चला जाना चाहिए। अरे बोलो समझे बोलो भाई, पॉजिटिव नेगेटिव में तो अट्रैक्शन होता है ना। तो बोलो ये अगर चक्कर लगा रहा है तो बोलो इसको तो ऐसे आकर के किस में चला जाना चाहिए, न्यूक्लियर, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। तो रदरफोर्ड ने कहा यार मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने जितना बता दिया उतना ही बहुत है, क्लियर। तो रदरफोर्ड मॉडल भी फेल हो गया। फिर दुनिया में कौन आया, बोर मॉडल आया, और उसने समझाया अच्छे से कि वास्तविकता क्या है, बोलो क्लियर। और आज भी हम एटम की दुनिया में बोर मॉडल को एप्लीकेबल मानते हैं। जो मैं आपको कल सिखाऊंगा बोर मॉडल क्या है, बात समझ में। मतलब कोई मॉडल रिजेक्ट क्यों हुआ वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात मैक्सवेल ने, क्लियर, मैक्सवेल के
बोलो ने रेदरफोर्ड रेदरफोर्ड ठीक है को रिजेक्ट बोलो रिजेक्ट किया ठीक है। बोलो कैसे किया समझ में आया बोलो आपको। अरे किसने किया ये मैक्सवेल कोई ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी नहीं है ये भी साइंटिस्ट है। बात समझ लो कौन है साइंटिस्ट है क्लियर। ये इसने क्या बताया समझ में आया बोलो आपको कि इसने कहा कि जब आप बोल रहे हो कि बोलो एक सेंटर में पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन अगर उसका अराउंड चक्कर काट रहा है तो फिर उसको बोलो अट्रैक्ट होते 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 न्यूक्लियस में खत्म हो जाना चाहिए जबकि ऐसा जनरली नहीं होता है। तो रदरफोर्ड ने कहा कोई बात नहीं जितना बताया उतना ही बहुत है क्लियर। बात समझ में आए बोलो आया समझ में बोलो आपको ओके। मेरी बात समझ में आए बोलो। अरे मैंने लिखा लाल गेरी में बीज यह चाशनी में रसगुल्ले तरबूज खाया है? अरे तरबूज चलो कोई बात नहीं ठीक है। अभी तो सब फैसिलिटी है बात समझ लो ना ठीक है। तरबूज को काटते तो ऐसा नहीं होता है ठीक है। एक ही चीज है थॉमसन मॉडल को क्या बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल गिवन बाय थॉमसन दैट्स ऑल ठीक है।
ओके। ठीक है, पहला रिजल्ट क्या था बोलो। ठीक है, एटम का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, इसीलिए अधिकांश पार्टिकल कैसे निकल गए, बिना डिफ्लेक्टेड हुए, बिना विक्षेपित हुए। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई बोलो। नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, कहानी समझ में आई बोलो आपको।